स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी और बीएससी पार्ट सेकेंड के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम का सेकेंड पार्ट। द्विबीजपत्री स्तंभ में होने वाली द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये वही ग्रोथ है जिसके द्वारा पादप भाग की मोटाई में वृद्धि होती है। जैसा कि अपन जानते हैं कि ग्रोथ दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी ग्रोथ होती है जिसके फलस्वरूप प्राइमरी प्रकार के टिश्यूज बनते हैं और प्लांट की लेंथ में वृद्धि होती है, जबकि दूसरी होती है उसको सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं जिससे पादप भाग की मोटाई में वृद्धि होती है। इसके पहले भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्टीलर ग्रोथ के बारे में, अर्थात रंभीय वृद्धि, जिसके अंतर्गत पढ़ा था इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप पादप भाग की मोटाई में धीरे धीरे वृद्धि होना प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार का हमने 4 से 5 डायग्राम के माध्यम से पढ़ा था कि जाइलम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण ऐदा के द्वारा होता है। इस तरह से कि स्तंभ के केंद्रीय भाग में अर्थात सेवनपुल के अंतर्गत होने वाली द्वितीय वृद्धि को हमने स्टीलर ग्रोथ के नाम से पढ़ा था। जब लगातार आंतरिक भाग में या केंद्रीय भाग में उत्तक का निर्माण होता जाता है, जो सेकेंडरी उत्तक है, जिसके अंतर्गत जाइलम का निर्माण अधिक होता है, फ्लोएम का निर्माण कम होता है, तो धीरे धीरे जाइलम क्या करते हैं, केंद्रीय भाग अर्थात पित्त की ओर खिसकते हैं। धीरे धीरे पित्त कैविटी है वो खत्म होती जाती है और अंतिम स्थिति ऐसी आती है कि जब जाइलम पूर्ण रूप से पित्त कैविटी के अंतर्गत भर जाते हैं। इसके कारण पित्त पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। इसके बाद में और अधिक जाइलम का निर्माण होने से या वेस्कुलर ग्रोथ होने के कारण ये बाहर की ओर दबाव लगाते हैं। तो जाइलम किसको धकेलेगा, कैम्बियम को, और कैम्बियम किसको धकेलेगा, सेकेंडरी फ्लोएम को, सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम को, और ये प्राइमरी फ्लोएम दबाव डालता वल्कुट की कोशिका में, और वल्कुट की कोशिका दबाव डालती है एपिडर्मिस के कारण। फलस्वरूप एपिडर्मिस कई स्थानों से छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। अब होगा क्या कि इस एपिडर्मिस के टूटने से, एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर थी, सुरक्षात्मक परत थी, इस परत के टूटने से इसके आंतरिक भाग में उपस्थित तो कॉर्टेक्स डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं। कॉर्टेक्स की कोशिका भित्ति पतली होती है, जिसके फलस्वरूप वायुमंडल से डायरेक्ट कांटेक्ट होने का इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इस स्टीलर ग्रोथ के बाद में जब ये एपिडर्मिस नग्न हो जाती है, उस स्थिति में इस एपिडर्मिस कोशिका में भी कुछ परिवर्तन होते हैं और एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं निर्मित होकर के वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करते हैं। इस तरह की नई विभाजन या नई ग्रोथ चूंकि इस स्टीलर सिस्टम से बाहर हो रही है, इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ये भाग किसका है, द्वितीयक वृद्धि का, लेकिन ये रंभीय क्षेत्र से बाहर है, हम नाम देते हैं बाह्य रंभीय सेकेंडरी ग्रोथ। इस ग्रोथ होने के दौरान होता क्या होगा, तो इसमें जो उत्तक नग्न रूप से हो गए यानी बाह्य वातावरण के संपर्क में आ गए, किसके कारण, इसकी बाह्य भाग की एपिडर्मिस टूटने के कारण, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिका जो सबसे बाह्य सतह पर स्थित है कौन सी, ये मर्दोत्तकीय पैरेन्काइमेटस कोशिका है, जो परमानेंट टिश्यूज के रूप में परिवर्तित हो गई है, वो अब एक्टिव होती है, उसमें वापस डिवीजन की कैपेसिटी आती है, विभाजन की क्षमता आती है, और वो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो रूपांतरित हुई है, वापस एक्टिव हुई है, वो किससे हुई है, वो आयताकार पट्टिकाओं के रूप में परिवर्तित हुई है। इस प्रकार की कोशिकाओं को हम फैलोजन नाम देते हैं, फैलोजन कहेंगे अथवा उसको कॉर्क ऐधा कहेंगे। ये कॉर्क ऐधा जो किससे बना है, परमानेंट टिश्यू से बना है, ये
सामान्य तौर पर आइसोमॉर्फिक प्रकार की होती है, समव्यासी होती है, जो पतली कोशिका व्यतिरिक्त और पतली कोशिका युक्त होती है। इसके साथ में ये आयताकार के साथ साथ में बहुभुजा प्रकार की अथवा पॉलीगोनल कोशिका के रूप में जानी जाती है। ये कोशिका तो फैलोजन क्या करेगा, फैलोजन वृद्धि करेगा, एक कोशिका दोनों सतह से विभाजित होकर के दो कोशिका बनाएगी, एक बाह्य सतह की ओर कोशिका होगी, एक आंतरिक सतह की ओर कोशिका होगी। जो आउटर सरफेस की ओर सेल्स है वो सामान्य तौर पर दृढ़ कोशिका होती है, स्केलन काइमेटस प्रकार की कोशिका होती है, और इन कोशिकीय समूह को हम यहाँ पर एक नए शब्द से जानते हैं और वो होता है फैलम। क्या कहलाएगी वो? फैलम कहलाएगी। ये दृढ़ कोशिका भित्तियुक्त संरचना है, जबकि आंतरिक भाग की ओर वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का निर्माण करती है। इसको नाम देते हैं सेकेंडरी वॉलकूट अथवा फैलोडर्म। तो हुआ क्या, जब कॉर्टेक्स कोशिका से एपिडर्मिस टूट गई है आंतरिक दबाव के कारण, उस स्थिति में कॉर्टेक्स की कोशिकाएं विभाजनशील होकर के तीन प्रकार की परतें बनाती है। प्रारंभ एक बनेगी, फैलोजन बनेगा, और फैलोजन बाहरी सतह का फैलम का निर्माण करेगा, आंतरिक भाग की ओर फैलोडर्म का निर्माण करेगा। इन्हीं तीनों परतों को मिला करके केवल एकल शब्द से इसको निरूपित किया जाता है, या इन तीनों परत को सम्मिलित रूप से पेरिड्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरिड्रम कहते हैं। और ये पेरिड्रम अब इस आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे जैसे आंतरिक भाग से दबाव और बढ़ता जाएगा तो ये पेरिड्रम भी टूट करके बाहर निकल जाएगी। उस स्थिति में आंतरिक भाग की दूसरी वॉलकूट कोशिका फैलोजन के रूप में कार्य करते हुए वापस फैलम और फैलोड्रम का निर्माण करेगी। इस प्रकार से कई परतें लगातार बनती रहती है। बाह्य भाग के टूटने के कारण, क्योंकि आंतरिक भाग से लगातार प्रेशर पड़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, इसलिए बाह्य सतह वो टूटती जाती है, और टूटने के बाद वो छोटे छोटे खंडों के रूप में निष्कासित हो जाती है। उसी छोटे छोटे खंडों को हम बार्क या शाल के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि नीलगिरी के पादप पर शाल होती है, एक लंबी पतली परत के रूप में होती है, जबकि खेजड़ी और नीम पे पाई जाने वाली शाल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर और कठोर प्रकार की होती है। इस प्रकार से निर्मित इस शाल के बारे में भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान या पेरिड्रम को निर्मित करने वाले तीन घटक होते हैं, उनकी कोशिकीय संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहला बात करते हैं फैलोजन की। फैलोजन किससे विकसित होता है? ये सामान्य तौर पर कॉर्टेक्स कोशिका से। और कौन सी कॉर्टेक्स कोशिका? जो सबसे आउटर सरफेस पर स्थित है। ये कोशिकाएं आइसोमॉर्फिक प्रकार की होती है, समव्यासी प्रकार की होती है और स्थायी ऊतक से निर्मित होती है, क्योंकि कॉर्टेक्स कोशिका पैरेन्काइमेटस होता है और पैरेन्काइमेटस परमानेंट टिश्यूज के रूप में जाना जाता है। इसीलिए जब कोई परमानेंट टिश्यूज वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तब हम उसको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक नाम देते हैं। तो फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि ये कॉर्क का निर्माण करता है, कॉर्क कैम्बियम कहलाता है। ये है क्या? एक द्वितीयक विभज्योतिक ऊतक है जो कॉर्टेक्स से उत्पन्न होता है। इसका आकार बहुभुजाकार हो सकता है। कुछ एक विशिष्ट प्रकार के पादपों में इस कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कहाँ से होता है? देखिए, सामान्य तौर पर किससे होता है? कॉर्टेक्स से होता है, लेकिन नीरियम में सामान्य तौर पर एपिडर्मिस से भी कॉर्क कैम्बियम बनता है, प्रूनस के अंदर हाइपोडर्मिस से बनता है, जबकि एरिस्टोलोकिया के अंदर कॉर्टेक्स का ही बनता है। मुख्य रूप से एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ या एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ सामान्य तौर पर कॉर्टेक्स क्षेत्र में होता है। कॉर्क कैम्बियम कहाँ से बनेगा? कॉर्टेक्स से बनेगा। लेकिन फिर भी कुछ एक अपवाद है। कौन सा है? बारबेरीज ऐसा प्लांट है जिसमें कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कॉर्टेक्स के अतिरिक्त फ्लोएम से होता है। किससे होता है? फ्लोएम से। ठीक इसी प्रकार से वाइटिस अंगूर में कॉर्क कैम्बियम पेरीसाइकल से विकसित होता है। किससे विकसित होगा? पेरीसाइकल से। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो कौन सा है? फैलोजन। सेकंड जो लेयर बनती है उसको हम नाम देते हैं फैलोडर्म, या इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले से
कॉर्टेक्स निर्मित है, अब नए प्रकार के कॉर्टेक्स बनेंगे, हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से जानेंगे। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कि कॉर्टेक्स है इसलिए पैरेन्काइमेटस सेल्स है, और कभी कभी ये कोशिकाएं स्क्लेरस प्रकार की हो सकती है। फैलोडर्म की कोशिका रेडियल रो में विन्यासित होती है और ये सम्मिलित एक दूसरे की परत के ऊपरी पाई जाती है। अनुप्रस्थ काट में आपको ये इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। तीसरे प्रकार की परत होती है, उसको नाम देते हैं फेलम, जो इस फैलोजन के द्वारा बाह्य सतह की ओर विकसित की जाती है। फैलम की कोशिका सामान्य तौर पर पॉलीगोनल प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति दृढ़ होती है और ये कोशिका एक दूसरे के ज़्यादा सहत या एक दूसरे के पास में स्थित होती है, अर्थात कॉम्पैक्ट इनका विन्यास होता है, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाने के कारण सुबेरिनाइज अथवा सुबेरिनीकृत होती है, जो कि जल के प्रति अपारगम्य होती है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ के अंतर्गत कुल 3 प्रकार की परत बनती है, फैलोजन, दूसरा फैलोड्रम और फैलम। इन तीनों संरचनाओं को पेरिड्रम कहते हैं अथवा कॉर्क के नाम से जाना जाता है। नाम सुना होगा आपने कॉर्क, जो कि हम प्रैक्टिकल के दौरान बोतल के ऊपर, प्रश्नली के ऊपर लगाने का काम करते हैं, लगाने के लिए यूज किया जाता है, वो कॉर्क कहलाता है। तो ये कॉर्क किससे निर्मित होता है? एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा निर्मित होने वाला पेरिड्रम जैसी संरचना है, जो कि इजी वे से इसमें से किसी नली को आसानी से प्रवेशित करवा सकता है, इसलिए कॉर्क का उपयोग करते हैं। वर्तमान में हम इस ओरिजिनल कॉर्क का उपयोग के स्थान पर रबर के कॉर्क लेते हैं। तो ये जो कॉर्क हैं वो प्राप्त किससे होता है? तो कॉर्क प्राप्त होता है क्यूरेस रबर नामक पादप से। किससे प्राप्त होगा? क्यूरेस रबर नाम से। प्रारंभ में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय विकसित होने वाला कॉर्क ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, उसमें से फैलोजन को हटाने के बाद में फिर कॉर्क प्राप्त होता है, वो उपयोगी भाग के रूप में होता है। इस सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप एपिडर्मिस या पेरिडर्म लगातार टूटती रहती है, तो किसका निर्माण होता है? बार्क का, शाल का निर्माण होता है। तो इस प्रकृति में शाल या बार्क कितनी प्रकार की पाई जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में एक पेरिड्रम के साथ साथ में एक वर्ड आता है पॉलीड्रम। पेरी और दूसरा वर्ड कौन सा होता है? पॉलीड्रम। इस किसको कहते हैं पॉलीड्रम? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड आता है पॉलीड्रम। तो ये भी भूमिगत भाग में पाई जाने वाली एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक सुरक्षात्मक परत है, जो किस में पाई जाती है? मुख्य रूप से भूमिगत भाग में, जैसे मूल है या भूमिगत तना इत्यादि में। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है पॉलीडर्म कहते हैं। पॉलीडर्म का मतलब ही होता है पॉली और डर्म। पॉली मतलब एक से अधिक परतें, अर्थात ये पेरिड्रम के समान एकल परतीय संरचना नहीं है, बल्कि एक से अधिक परतों से निर्मित संरचना है, जो मुख्य रूप से मिर्टेसी और रोजेसी कुल के पादपों में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ क्या हुई? इसके एग्जाम्पल हुए, एक तो है फैमिली मिर्टेसी और दूसरा है रोजेसी। पॉलीड्रम या एक से अधिक परतों एक संरचना है, होती कौन सी है? तो उसमें मुख्य रूप से 2 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें होगी? 2। एक परत होगी जो सबसे बाह्य परत होगी। इस परत की कोशिका सामान्य तौर पर सुबेरिनीकृत होते हैं। पहली परत कौन सी होगी? जो फर्स्ट लेयर होगी वो हमेशा सुबेरिनीकृत होगी। इसके कारण ये मृत कोशिका है, जबकि इसके आंतरिक भाग में पाई जाने वाली कोशिकाओं पर सुबेरिन नहीं पाया जाता है और ये सामान्य तौर पर एक से अधिक परतों युक्त संरचना होती है। बाह्य भाग में पाई जाने वाली ये फर्स्ट लेयर होती है, वो स्टोरेज सेल्स के रूप में कार्य करती है। आंतरिक भी स्टोरेज होती है, लेकिन इसमें सुबेरिन नहीं होती। तो एक परत तो कौन सी हुई? सुबेरिनीकृत कोशिकाओं की, और दूसरी परत कौन सी हुई? नॉन सुबेरिन युक्त कोशिका है। फिर वापस एक और परत पाई जाएगी जो सुबेरिन युक्त है। इसका मतलब वापस सेकेंड लेयर की पहली परत स्टार्ट हुई, फिर इसके आंतरिक भाग पर नॉन सुबेरिन होती है। तो एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये, फिर इससे अधिक लेयर और पाई जा सकती है। इस प्रकार की परतों को हम पॉलीड्रम कहते हैं। हमेशा फर्स्ट लेयर होगी वो एकल परतीय होगी, लेकिन सेकेंड जो लेयर होगी वो
20 परतों युक्त भी पाई जा सकती है। इस प्रकार की बनी हुई संरचनाओं क्या नाम देते हैं? पॉलीड्रम कहते हैं। किस में पाया जाता है? रोजिसी और मिट्रेसी में, जो कि एक सुरक्षात्मक परत है। सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा कई प्रकार की संरचनाएं विकसित होती है। कौन सी विकसित होगी? कि जैसे इस स्तंभ की आंतरिक भाग की से कंटिन्यू इसकी व्यास में वृद्धि होती है, फलस्वरूप इसकी बाह्य सतह लगातार टूटती रहती है। सबसे पहले टूटेगी वो एपिडर्मिस, और उसके बाद में पेरिड्रम टूटती रहेगी और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभक्त होता है। और जब इन टुकड़ों का निर्माण होता है तो इसके मध्य जो गैप उत्पन्न होता है, उस गैप को क्या कहते हैं? तो इस सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विशेष संरचनाओं में दो भाग पड़ रहे हैं। एक जो छोटे छोटे खंड विकसित हो रहे हैं उनको बार्क कहते हैं। तो बार्क कितने प्रकार की होती है? और दूसरा, इन बार्क के मध्य स्थित कैविटीज में जिसमें वल्किट की कोशिका डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में रहती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वात रंध्र या लेंटिकुल्स। तो अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बार्क और लेंटिकुल्स अथवा वात रंध्र के बारे में। बार्क क्या होती है? तो बार्क मूल रूप से मृत ऊतकों का एक समूह है। कौन से ऊतक? मृत, जो लगातार बार्क की ओर निष्कासित किया जाता है। लेकिन के इसाऊ, जिन्होंने अपना मत दिया था 1960 में, वो ये कहते हैं कि बार्क या शाल फ्लोएम के बाहर स्थित सभी ऊतकों को कहा जाता है। जो फ्लोएम के बाहर, जैसे वल्कुट, प्राइमरी वल्कुट होगा, सेकेंडरी वल्कुट होगा, पेलोडर्म होगा, पेलोजन होगा, इन सभी संरचना को अर्थात जीवित कोशिका और मृत कोशिकाएं जो कि फ्लोएम के बाहर स्थित होती है, वो क्या कहलाती है? बार्क कहलाती है। इस बार्क के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो कहलाता है राइटिडोम। क्या यूज करेंगे हम उसको? राइटिडोम भी कह सकते हैं। राइटिडोम और बार्क में थोड़ा सा अंतर है। बार्क सामान्य तौर पर फेलोजन, फेलोडम और फेलम को माना जाता है। उसमें सामान्य तौर पर मर्त ऊतक अधिक होता है, लेकिन राइटिडोम हम उस कंडीशन में प्रयोग करते हैं जब फ्लोएम के बाहर स्थित सभी ऊतक, चाहे उसमें प्राइमरी कॉर्टेक्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो, मिलाकर के राइटिडोम यूज किया जाता है। पादपों में सामान्य तौर पर दो प्रकार की शाल पाई जाती है। हालांकि ये शाल जैसे शब्द या संरचना है केवल और केवल डाइकोट स्टेम के अंतर्गत ही देखने को मिलती है, क्योंकि डाइकोट स्टेम में ही और डाइकोट रूट के अंतर्गत ही सेकेंडरी ग्रोथ बनती है। वो उत्पन्न किससे होती है? सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा होती है। लेकिन फिर भी मोनोकॉट में भी कभी कभी शाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, बार्क पाया जाता है। और वो किसमें? मोनोकॉट में जब बार्क उपस्थित होगी तो वो कभी भी फेलोजन से विकसित नहीं होगी, बल्कि वो पैरेन्काइमेटस कोशिका होगी जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ करके एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है। ऐसी बार्क को लेड बार्क अथवा स्तृत शाल के नाम से जाना जाता है। डाइकोट में पाई जाने वाली बार्क होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्केली प्रकार की, दूसरी होती है रिंग प्रकार की। रिंग या हम इसको कह सकते हैं चिकनी शाल, और दूसरे को नाम देता है सल की शाल। स्केली बार्क किस में पाई जाती है? जैसे अजरडिक्टेंडिका है या फिर प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। रिंग या चिकनी किस में पाई जाती है? जैसे साइडियम या अमरूद के अंतर्गत होती है। तो इस प्रकार से ये निर्मित होने वाली बार्क जब रिंग के समान पाई जाएगी तब वो स्मूथ होगी, जब वो स्केली प्रकार की पाई जाती है तब वो खुरदरी होती है। प्रकृति के पौधों में पाई जाने वाली इस प्रकार की संरचना कार्य क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है? इसका इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो बार्क पादप भाग को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि होती है सबसे बाह्य भाग की होती है। ये ताप से, दाब से, विभिन्न प्रकार के जीवाणु रोगजनकों से पादप भाग को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके आंतरिक भाग में उनको घुसने नहीं जाती। और नंबर सेकेंड, इसके ऊपर यदि रोगजनकों का आक्रमण हो जाता है या कोई सत्य रोगजनक युक्त पादप भाग विकसित हो जाता है तो ये भाग क्योंकि धीरे धीरे पादप भाग से पृथक होती रहती है, तो उसके साथ में विभिन्न प्रकार के रोगजनक और रोगयुक्त पादप भाग भी पादप से निष्कासित हो जाता है। इस प्रकार से पादप भाग को ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के फलस्वरूप निर्मित होने वाली जो पहली स्ट्रक्चर है उसको क्या नाम देते हैं हम? बार्क अथवा शाल के नाम से जाना जाता है, जो कि पादप भाग के लिए सुरक्षात्मक परत होती है।
दूसरी जो संरचना विकसित होती है उसको हम नाम देते हैं वातरंध्र। दूसरी जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम लेंटिकल कहते हैं, तो उसको वातरंध्र के नाम से जाना जाता है। जब हम वाष्पोत्सर्जन को पढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं, तो ट्रांसपिरेशन 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है क्यूटिकल, दूसरा होता है लेंटिकल और तीसरा होता है स्टोमेटल प्रकार का। रंध्रीय, वातरंध्रीय और क्यूटिकल के द्वारा। उस समय हम रंध्र वातरंध्र का जिक्र करते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उस दौरान क्या होगा कि आंतरिक भाग से लगातार प्रेशर पड़ने से एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ होती है, और इस एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ के दौरान जो फैलोजन बनता है वो सामान्यतः बाह्य सतह की ओर मृत कोशिका का निर्माण करता है, आंतरिक भाग की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। लेकिन कभी कभी कुछ विशेष स्थानों पर पाई जाने वाली ये फैलोजन फैलम और फैलोड्रम का निर्माण नहीं करती, बल्कि उस स्थान पर ये दोनों तरफ पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन सी कोशिकाओं को? पैरेन्काइमेटस कोशिका। और किसके द्वारा होती है? कॉर्क कैम्बियम के द्वारा या फैलोजन के द्वारा निर्मित होती है। इन पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं को कंप्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम? कंप्लीमेंट्री सेल्स। होना था दृढ़ कोशिकाओं का निर्माण होना था, लेकिन उसके स्थान पर मृत कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये जो कंप्लीमेंट्री टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती है, इसके मध्य पर्याप्त अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है और ये विरल रूप से विन्यासित होती है, एक दूसरे के ऊपर पास में सघन रूप से नहीं होती, जो कि डायरेक्ट बाह्य वातावरण से जुड़ी हुई होती है। पैरेन्काइमेटस सेल्स होने के कारण ये गैसों के आदान प्रदान के साथ में वाष्पोत्सर्जन क्रिया को में भी सहायक होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये जो छिद्र के नीचे पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, कंप्लीमेंट्री टिश्यूज या सेल्स, गैसों के एक्सचेंज के लिए होती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही एपिडेमी टूट गई, एक छिद्र बनाया गया, आंतरिक भाग पर उपस्थित फैलोजन के द्वारा कंप्लीमेंट्री टिश्यूज का निर्माण हो गया, लेकिन कई बार ये कंप्लीमेंट्री सेल्स मृत हो जाती है। कैसी हो जाएगी? मृत। और मृत होने के कारण बाह्य परत होती है वो मृत ऊतकों की निर्मित हो जाती है। उस स्थिति में आंतरिक भाग की कोशिकाएं वापस सक्रिय होकर के नई कंप्लीमेंट्री सेल्स का निर्माण करती है। कंप्लीमेंट्री या पूरक कोशिका जिसके बाहर की तरफ मृत कोशिकाएं पाई जाती है, उन मृत कोशिकाओं को क्लोजिंग सेल्स कहते हैं, और इस क्लोजिंग सेल्स के द्वारा निर्मित होने वाली लेयर को नाम देते हैं क्लोजिंग लेयर। इस आंतरिक भाग की कंप्लीमेंट्री सेल की और ग्रोथ होने के कारण क्लोजिंग लेयर टूट जाती है और वातरंध्र स्पष्ट रूप से दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की निर्मित संरचना वातरंध्र कहलाती है। वात का मतलब ये वायु का आदान प्रदान करने वाली, गैसों के आदान प्रदान करने के लिए बनी वाली संरचना। तो कार्य क्या करेगी? एक तो वाष्पोत्सर्जन में सहायक है और दूसरा मुख्य रूप से गैस विनिमय या गैस एक्सचेंज में प्रयुक्त होती है। अब बात आती है कि वातरंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये स्टेम और रूट में देखने को मिलता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट में ही होती है, न कि लीफ में। लेकिन कभी भी उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते जहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा के नीचे वाली परत में कभी भी वातरंध्र नहीं पाए जाते, भले वो सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा निर्मित हो। इसके अलावा स्टेम और रूट में किसी भी क्षेत्र में वातरंध्र पाए जा सकते हैं। तो ये जो संरचना है वो कौन सी है? लेंटिकल्स की है। अब कौन से पादप में पाया जाता है? तो डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम के अंदर अथवा डाइकोट के अंदर मिलते हैं, मोनोकोट के अंदर नहीं मिलते। लेकिन डाइकोट में भी कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे क्लाइंबर प्लांट है, आरोही प्लांट है, जो दूसरे पादपों पर अथवा सहारे के चारों ओर ऊपर और बढ़ते क्लाइंबर प्लांट के स्टेम में भले सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए, लेकिन वातरंध्र नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे असामान्य द्वितीयक वृद्धि, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सामान्य जनरल
सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में असामान्य सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है, कैसे होती है और कौन कौन से पादपों में कौन से ऊतक विकसित होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।